आजकल के नवयुवक वो जाते हैं जिम में जाते हैं तो वहाँ पे विभिन्न प्रकार के उनको सप्लीमेंट दिए जाते हैं, जैसे प्रोटीन सप्लीमेंट्स हो गया या फिर कैल्शियम का सप्लीमेंट्स हो गया। इससे बॉडी जल्दी बनेगी। वो उनके स्वास्थ्य के लिए कितना खतरनाक है या कितना उनके लिए हेल्थी हो सकता है। हड्डियों की मजबूती के लिए वो खान पान में ऐसा क्या इंक्लूड करें जिससे उनकी हड्डियाँ मजबूत रहें। में एक मुर्दे हैं, कहीं वो भी नहीं है। चलिए आपके लिए ताली हम बजा रहे हैं। जी सर, धन्यवाद। बिना ऑपरेशन के मतलब जो है कि घुटनों का इलाज हो सकता है। बिल्कुल, ये लोगों में मिथ है कि डॉक्टर हड्डी जोड़ता है। तो हड्डी के क्षेत्र में या हड्डी रोगों को निदान के रूप में अभी क्या क्या नई टेक्नोलॉजी आ रही है जिसको आप देख पा रहे हैं आगे भविष्य में? संतुलित भोजन क्या हो सकता है? आप जस्ते के ऊपर खाना बनाते हैं या फिर स्टील के बर्तनों का उपयोग करते हैं, तो जो पहले जैसे लोहे के बर्तनों जो खाना बनता था वो ज़्यादा मतलब ठीक था? गर्दन इस तरह से नहीं घूमती, उस तरह से नहीं घूमती, आगे पीछे नहीं घूमती है। MBBS के दौरान MBBS आपने सर कहाँ सीखी और उस दौरान आपको कोई क्या आपकी यादें, अगर आप उनको याद करके सोचते हैं तो वो कैसे यादें आपके साथ अभी भी हैं, सफर कर रही हैं? प्रचुर मात्रा में मुर्दे होते थे। जी के लोग कुकर का दाल खाते हैं, उसके वजह से उनका यूरिक एसिड शायद बढ़ रहा है, इसकी वजह से घुटने पर उनका कुछ प्रभाव पड़ रहा है। तो क्या एक मिथ है कि कुछ प्रभाव पड़ रहा है कि कभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है या किसी भी दुर्घटना में कभी उसको फ्रैक्चर हो जाता है, तो फर्स्ट एड के रूप में क्या जरूरी प्रिकॉशंस उस टाइम करें जिससे उसको मतलब नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ आपका दोस्त नरेंद्र और आप देख रहे हैं द पॉजिटिव वाइब्स। द पॉजिटिव वाइब्स के इस नई पेशकश में जिसका नाम है हेल्दी वाइब्स कि इस कड़ी में हमारे साथ जौनपुर जिले के मशहूर चिकित्सक हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर JP सिंह सर हैं। हम उनसे उनके अनुभव और हड्डी से संबंधित रोगों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर हम जानना चाहेंगे कि आजकल लोगों में आर्थराइटिस की समस्या इतनी क्यों आम होते जा रही है? देखिए, इसका कई कारण है। जैसे लोगों की लाइफ स्टाइल जो है सीडेंट्री होती जा रही है, लोग मतलब आराम कर रहे हैं, आराम तलब होते जा रहे हैं। पहले हमारे पूर्वज खेतों में काम करते थे, मेहनत करते थे, पैदा करते थे, हर जगह उनको मेहनत करना था जिससे हड्डियों में सर्कुलेशन बढ़ता था और वो जो हड्डियों को मजबूत रखता था। दूसरी चीज़ कि मतलब उनको धूप प्रचुर मात्रा में मिलता था और उस धूप के द्वारा चमड़े से उसको रिएक्शन करके वो विटामिन D बनाता था जो हड्डियों को मजबूत करता था। तो ये चीज़ भी काम न करने से कम हो गया। तो इस कारण और लोग खा पी रहे हैं, लाइफ मतलब ऐसा है कि फास्ट फूड ये सब ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं, तेल घी इत्यादि ज़्यादा खा रहे हैं। इसके कारण उनका वजन बढ़ जा रहा है। इस कारण ये आर्थराइटिस के कारण बन रहे हैं सब। सर आजकल देखा जा रहा है कि हम इतना खान पान पे ध्यान दे रहे हैं, तो अगर जैसे हड्डियों को मजबूत रखना है तो उसके लिए किन किन खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल करना चाहिए, भोजन में इंक्लूड करना चाहिए जिससे आपकी हड्डियों संबंधित बीमारी से आप दूर रहें? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, किन किन खाद्य पदार्थों से आप हड्डियों को मजबूत नहीं कर सकते। आपको करना होगा कि भाई क्या बात करें, क्या काम करें कि हमारी हड्डियां मजबूत हों। तो देखिए, उसमें खान पान एक बात है, दूसरा है एक्सरसाइज, योगाभ्यास, प्राणायाम, आपकी लाइफ स्टाइल और भोजन में नियमित होना। लाइफ आजकल क्या आदमी, कोई आदमी 12 बजे रात तक जग रहा है, फिर सुबह उठ के 5 बजे चल रहा है, ये सब भी जिम्मेदार हैं। तो एक एक चीज़ का हम लोग बात करेंगे। तो अगर ये किया जाए कि आदमी काम करे, जैसे जो आदमी गांव में रहते हैं वो खेतों में काम करें, मेहनत करें, 1-2 घंटा मेहनत कर लेंगे, हर आदमी निराई गुड़ाई से ही उनका सफिशिएंट हो जाता है। ये नहीं है कि हर आदमी जिम जाए। आजकल देख रहे हैं कि छोटे छोटे बाजार में जिम खुल गए, इसकी ज़रूरत नहीं है। हमें अपने खेतों में काम करना है, बल्कि हमें पेड़ पौधा इत्यादि को लगा करके उसकी सिंचाई, गुड़ाई, निराई इत्यादि करना है, जिससे कि कुछ समाज का काम भी हो, देश का विकास भी हो और साथ साथ हमारे शरीर भी सुदृढ़ रहे। शायद यही कारण था कि पहले के लोग ज़्यादा स्वस्थ रहते थे। बिल्कुल, और बिल्कुल। अभी जिम है और जो मॉडर्न लाइफ स्टाइल को फॉलो कर रहे हैं उसके बाद भी समस्याएं उनको ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। हाँ, ये हम लोगों को भोजन तो अच्छा मिला
हमारे पूर्वजों से हम ज़्यादा भोजन खा रहे हैं, लेकिन उन तरह से न तो उतना लंबा जीवन हो रहा है और न तो उतने मजबूत हम लोग निकल रहे हैं। तो मजबूती के लिए ज़रूरी है एक्सरसाइज, मेहनत। वो लोग मेहनत पसंद थे, हम लोग आराम तलब। सर, हड्डियों की मजबूती के लिए वो खान पान में ऐसा क्या इंक्लूड करें जिससे उनकी हड्डियां मजबूत रहें? देखिए, जितना भी हम लोग खाते हैं वो सफिशिएंट है। अगर देखा जाए तो जैसे अल्कोहल नहीं यूज करना है, सूती नहीं खाना है, दुनिया भर के ये नशे जो है ये सब नहीं लेना है लोगों को, और नियमित अभ्यास करें। नियमित जैसे कोई नहीं कुछ है तो 2-3 किलोमीटर डेली चले वो। और दूसरा है कि धूप अपने चमड़े पर जरूर कम से कम 1 घंटा धूप लें। 8 बजे से 9 बजे अच्छी धूप जो पसीना निकाल दे, 8 बजे से 9 बजे तक या 4 बजे से 5 बजे तक एक धूप वो जरूर लें। तो इस तरह से हड्डियाँ मजबूत होंगी। साथ में खान पान में हमको चर्बी युक्त भोजन नहीं लेना, घी तेल इत्यादि जो है ज़्यादा प्रयोग नहीं करना है। दूसरा चीज़ है कि दूध का सेवन आप कर सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, अपने मेहनत के हिसाब से ही करना है। खान पान में एक बहुत ही अच्छा चीज़ है हमारे, जो हम लोग नहीं समझ पाते हैं और नहीं यूज करते हैं, सहजन। सहजन की फली में बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है, तो ये सहजन का प्रयोग करना चाहिए। उसकी पत्तियों में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होना चाहिए। बल्कि हमारा तो नारा है कि अगर लोग एक एक सहजन हर गांव का आदमी लगाए तो उसकी आमदनी भी बढ़ जाएगी, वो स्वस्थ भी हो जाएगा और दूसरों को भी स्वस्थ करेगा। तो ये सहजन बहुत ही गुणकारी है और लाभदायक है हम लोगों के लिए। हमारा गाँव काफी तब अग्रणी है, वो सहजन का भरपूर प्रयोग करते हैं लोग। चलिए, आपके लिए ताली हम बजा रहे हैं। सर, धन्यवाद। सर, अभी देखा जा रहा है कि जब कोई आजकल के नवयुवक को जाते हैं, जिम में जाते हैं, तो वहाँ पे विभिन्न प्रकार के उनको सप्लीमेंट दिए जाते हैं, जैसे प्रोटीन सप्लीमेंट्स हो गया या फिर कैल्शियम का सप्लीमेंट्स हो गया। इससे बॉडी जल्दी बनेगी। वो उनके स्वास्थ्य के लिए कितना खतरनाक है या कितना उनके लिए हेल्थी हो सकता है? देखिए, एक बहुत सत्य बात है कि जो आप नेचुरल प्रोटीन या नेचुरल कैल्शियम लेते हैं वो बॉडी ज़्यादा ऑब्जर्व करती है। जब आप कैल्शियम की गोली लेते हैं तो जैसे आपने 1000 मिलीग्राम कैल्शियम लिया, उसमें से मुश्किल से आपकी बॉडी 20-25 मिलीग्राम पाती है या 50 मिलीग्राम, हार्डली बहुत अच्छा कैल्शियम तो मिलेगा। जबकि आप दूध लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। आप अपने भोजन में कैल्शियम युक्त भोजन लीजिए, जैसे कि आपका सफ़ेद तिल है, मखाने का लावा है, ये सब जो है शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है और इसको हम रेगुलर यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको अलग से कैल्शियम लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको प्रोटीन का तो बिल्कुल ही अलग से लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारी आदत है कि हम दाल हिंदुस्तानी ज़्यादा खाते हैं, तो ये हमारे दाल से ही प्रोटीन का सप्लीमेंट हो जाएगा। चावल में भी होता है और इसमें भी, गेहूँ में भी होता है। कहने का मतलब है कि नेचुरल जो पौधे हैं, जो सब्जी है, आप उनको अपने डाइट में इंक्लूड करें, वो ज़्यादा बेटर है। वही अच्छा है, बल्कि ये सब कुछ न कुछ आपको नुकसान ही पहुंचा सकते हैं, बहुत फायदा तो नहीं पहुंचाएंगे। आपको नेचुरल ही रहना है। सर, अभी कुछ दिनों पहले हम आपसे द्वारा सुन रहे थे कि जैसे अभी लाइफ स्टाइल में हम लोग जस्ते के ऊपर खाना बनाते हैं या फिर स्टील के बर्तनों का उपयोग करते हैं, तो जो पहले जैसे लोहे के बर्तनों जो खाना बनता था, वो ज़्यादा मतलब ठीक था? हाँ, ये आपका प्रश्न बहुत ही उत्तम है और सबको ध्यान देना चाहिए कि आज देखते हैं खा तो लोग बहुत रहे हैं, लेकिन उनको आयरन की कमी हो जा रही है। वो एक कारण है उसका कि आयरन उनको भोजन में मिल नहीं पा रहा है। वो ज़्यादातर जस्ते में खा रहे हैं, जस्ते में भोजन बना रहे हैं। कोई बहुत चालाक हुआ तो वो स्टील में बनाना शुरू कर दे रहा था। स्टील से भी आयरन नहीं मिलेगा। आपको वो आयरन यूज करना है जिसमें कि पहले हमारे घर के भेली, गुड़ इत्यादि बनते थे, यानी कि कास्ट आयरन नहीं, बल्कि वो सॉफ्ट आयरन जो जिसमें सब्जी बनने पर काली हो जाती है, वो आयरन है, वो कालापन आयरन है। तो हमारी सब्जी में जो भी प्रोटीन इत्यादि है उसमें आयरन मिल करके जब जाएगा शरीर के अंदर तो बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब होगा। आपको बाहर से आयरन लेने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है अगर आप लोहे की कढ़ाई में सब्जी खाते हैं या दाल। ये उन लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए कि जो सप्लीमेंट के नाम पे
आयरन की कमी है तो ये है वो उनको अगर वो डॉक्टर साहब का ये छोटा सा सलाह भी मान लें शायद उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सर क्या बिना ऑपरेशन के घुटनों का इलाज संभव है? घुटनों से मतलब है कि घुटने घिस जाए? हाँ सर, आर्थराइटिस हो या फिर लोग कहते हैं कि घुटने में मेरे दर्द हो रहा है, वो चलने में दिक्कत हो रहा है। हाँ बिल्कुल, एकदम उसका ऑपरेशन कोई समाधान नहीं है, बल्कि वो तो एक प्रकार से बात बिगड़ गई है, उस बिगड़े हुई बात को बनाने की प्रक्रिया है कि काम चलाऊ प्रक्रिया है। घुटना क्यों घिसता है पहले हमको इस पर करना होगा, क्योंकि हमको सफिशिएंट सूरज की रोशनी हम लोग नहीं, हमारे देश, हम बहुत सौभाग्यशाली है कि हमारे देश में सूरज की रोशनी प्रचुर मात्रा में है, लेकिन दुर्भाग्यशाली है कि हमारा कल्चर उस तरह से नहीं है। अब जैसे विदेशी लोग आते हैं तो गोवा में ऐसे टहलते हैं वैसे टहलते हैं, तो उनको चमड़े में धूप लेते हैं और वो उसका फ़ायदा उठा के चले जाती हैं। तो यहाँ पर नेचुरली ये सब होते हुए भी वो कमी है विटामिन डी की। आप इसको इस तरह से मैं समझिए कि जल में मछली तो है लेकिन वो प्यासी है, क्योंकि वो समुद्री मछली है, समुद्र का पानी तो पिएगी नहीं तो वो समस्या आती है। तो हमारे पास इतनी सूरज की रोशनी होते हुए भी, इतने हम लोग धनी होते हुए भी अपने चमड़ों पर अपनी अज्ञानता के कारण धूप नहीं ले पाते, जिससे ये समस्या होती। अगर बचपन से बच्चों को धूप दिया जाए तो उनका घुटना नहीं घिसेगा। विटामिन डी सफिशिएंट होगा, जब विटामिन डी की मात्रा ब्लड में सफिशिएंट होगा तो आपके भोजन में जो भी कैल्शियम आएगा, चाहे जिस भी भोजन, हर भोजन में थोड़ा बहुत होता है, तो वो निकाल करके आँख से खींच करके ब्लड में ले जाएगा और फिर ब्लड से हड्डियों में कैल्शियम जाएगा, जिससे आपकी हड्डी मजबूत हो जाएगी। तो हमको यही करना है कि हमको विटामिन डी की मात्रा बढ़ाना है। अपने देश में देखिए अभी नॉर्मल विटामिन डी की वैल्यू 25 होती है, तो जिसका भी जांच कराइए 12 मिलता है, 13 मिलता है, 15 मिलता है। क्यों? जबकि धूप बहुत ज़्यादा है। हम यूरोपियन कंट्री से बहुत ज़्यादा इस मामले में धनी है, क्योंकि हमारा कल्चर नहीं है कि हम नंगे टहलें। गांव का आदमी भी कपड़ा पहन के ही टहलता है, तो ये समस्या खड़ी हो जाती है। वो अपने जीवन में जैसे खान पान में वो रखे कि भाई ज़्यादा उसको फैटी भोजन नहीं लेना है और अपने आवश्यकता अनुसार खाना है। जो जितना काम कर रहा है उस हिसाब से भोजन करे। जो मेहनती हैं वो 10 रोटी खाएं और जो नहीं मेहनत करे वो 1 रोटी 1.5 रोटी खाएं, तो काम बनेगा। मिल बांट के हम लोगों को खाना है, न कि हमारे पास ज़्यादा है तो हम ज़्यादा खाएं और उनके पास कम है तो वो कम खाएं। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। जैसे देश का हमारे कोई कॉमन मैन है, वो मान लीजिए कभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है या किसी भी दुर्घटना में कभी उसको फ्रैक्चर हो जाता है, तो फर्स्ट एड के रूप में क्या जरूरी प्रिकॉशंस उस टाइम करे जिससे उसको मतलब डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले वो क्या प्रिकॉशंस कर सकता है? जी हाँ, जैसे मान लीजिए उसका कहीं एक्सीडेंट होता है, हड्डियाँ टूट गई, उसका जंघा टूट गया। अब होता है कि लोग बेतरतीब ढंग से उसको लाद देते हैं, उसमें एम्बुलेंस बुलाए और आजकल सुविधा सरकार द्वारा दी गई है कि एम्बुलेंस बुलाइए और वहाँ से ले जाइए अस्पताल में। लेकिन उसके पहले हड्डियों के बारे में कुछ विशेष सावधानी होना चाहिए कि हमको 2-3 चीज़ें देखना कि भाई एक्सेसिव उसका ब्लीडिंग न हो जाए। कि अगर कहीं ब्लीडिंग है तो वो ब्लड को हमको किसी तरीके से कोई कपड़ा इत्यादि ले करके उसको बांध देना है कि ब्लीडिंग ज़्यादा ना हो। दूसरा, पार्ट को इमोबिलाइज करना है, जैसे कि जंघा टूटा है या लेग टूट गया है या हाथ की हड्डी टूट गई, तो वहाँ जो भी अवेलेबल है, कोई लकड़ी का फर्रा है या पेपर है, कोई भी चीज़ है, उसको लगा करके उसको जो है सपोर्ट दीजिए और सपोर्ट के साथ तब उसको ट्रांसपोर्ट करिए। हाँ, एक चीज़ बहुत ध्यान से देखना है कि उसका पैर और हाथ देख लीजिए कि कहीं उसको न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट तो नहीं है, यानी कि नसों में कहीं उसको डैमेज तो नहीं हो गया है, तो जिसके कारण पैरालाइज हो गया है। तो बहुत सावधानी पूर्वक उसको सीधे सीधे उठा करके और एम्बुलेंस से ट्रांसपोर्ट करिए और उसको देखिए भाई तो ब्लीडिंग नहीं होना चाहिए। उसका ब्रीदिंग देखिए कि भाई उसको प्रॉपर वे में ब्रीथ कर रहा है कि नहीं, कहीं कोई गले में फंसा हुआ कोई चीज़ सूखी लिया है, पान खाए हुए है, उसको तुरंत निकालिए, मुंह धुलवाइए। अगर वो बेहोश हो रहा है तो उसका एक गर्दन जो है एक तरफ टेढ़ा कर करके और सांस लेने के लिए प्रमोट करिए और गर्दन को पीछे की तरफ कर दीजिए, जिससे चोक न करे कोई चीज़ उस पर आकर के। सर, क्या ज़्यादा देर तक लैपटॉप या मोबाइल चलाने से सर्वाइकल की समस्या बढ़ रही है? देखिए, एक पोस्चर में जब आप कोई काम करेंगे
तो आपके सर्वाइकल की समस्या खड़ी हो जाती है। जैसे आप लगातार बुलेट ही चला रहे हैं 5-5 घंटा तो भी आपको सर्वाइकल होना। लगातार आप कंप्यूटर चला रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, आजकल लोग मोबाइल का बहुत तेज प्रयोग कर रहे हैं, तो आपको सर्वाइकल होने का रहेगा। सर कमर दर्द और इसका सर्वाइकल का मतलब ऐसा कहा जाता है जब हार्ट का दिक्कत इंसान को होता है तो उसमें भी कई बार आपको ये इंडिकेट करता है कि आपका सर्वाइकल दर्द कर रहा है, तो क्या वो दोनों दर्द एक जैसे होते हैं या सर्वाइकल का दर्द थोड़ा अलग होता है? नहीं, देखिए वो जब गर्दन में होगी तो आप उसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं, जब कमर में वही चीज़ होती तो उसको लंबर स्पॉन्डिलोसिस बोला जाता है। लेकिन दोनों चीज़ें एक ही होती हैं, दोनों मेहनत न करने के कारण होती हैं या गलत पॉस्चर से होती है। आप मोबाइल देख रहे हैं, आपका पॉस्चर सही नहीं रहता, कंप्यूटर कर रहे हैं तो एक ही पॉस्चर में बैठे रहते हैं, और कहीं बहुत देर तक बैठे हैं तो भी आप एक ही पॉस्चर में बैठे हैं तो लंबर स्पॉन्डिलोसिस होगा आपको। सर जब हम आपसे बात करने के लिए क्वेश्चन एनालिसिस कर रहे थे तो कुछ लोगों का कहना था उसमें कि जो अभी के लोग कुकर का दाल खाते हैं उसके वजह से उनका यूरिक एसिड शायद बढ़ रहा है, इसकी वजह से घुटने को उनका कुछ प्रभाव पड़ रहा है, तो क्या एक मिथ है कि कुछ प्रभाव पड़ रहा है कि मतलब कुकर का दाल प्रयोग करने से? नहीं, ये मिथ है, कुकर का दाल से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, दाल खाने से समस्या थोड़ी हो सकती है यूरिक एसिड की, यूरिक एसिड बढ़ जाए, आप एक्सेसिव दाल खा रहे हैं। हाँ, जितना आप मेहनत करें उतना खाइए, आपको भोजन उसी अनुपात में लेना है जिस अनुपात में आप जो है काम करते हैं। यानी कि जितना आप मोबाइल डिस्चार्ज करते हैं उतना ही आपको चार्ज करना है, एक्स्ट्रा नहीं तो मोबाइल भी खराब होगा और आदमी भी खाएगा तो वो मरीज बन जाएगा। अगर ज़्यादा खाना खाएगा और काम कम कर रहा है तो मरीज बनना ही बनना है। कहीं ना कहीं बैलेंस डाइट रखें एकदम ज़्यादा बेटर है। एकदम। सर ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? देखिए, ऑस्टियो मीन्स हड्डी होता है अंग्रेजी में, पोरोसिस माने पोरस हो जाना। जैसे आप ईंट देखते होंगे, जो ज़्यादा ईंट पक जाता है वो पोरस हो जाता है, हल्का हो जाता है और वो कमज़ोर हो जाता है। यानी जैसे आप देखिए कि आपके बांस लगा हुआ है, गांव में बांस का थूनी लगाते हैं तो वो पोरस हो जाता है, उसमें घुन लग जाते हैं और धीरे धीरे पोर बना देते हैं जिससे वो आपके टूट जाता है बांस। तो इसी तरह से हड्डियाँ भी पोरस हो जाती हैं जिसके कारण उसमें फ्रैक्चर होने लगता है, वो दबने लगती हैं, तो इसी को ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। जी सर। सर ये सब बातें हुई, कुछ अन्य बातों पे आएंगे, लेकिन अब कुछ व्यवहारिक बातें, जैसे सर आप शुरू से डॉक्टर ही बनना चाहते थे या फिर कुछ और करियर ऑप्शन आपके मन में था कभी? नहीं, हम तो डॉक्टर ही बनना चाहते थे। तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, गांव में रहते हैं तो वहाँ डॉक्टरों की बड़ी कमी थी और जो अपने अगल बगल डॉक्टर देखे उस समय जो बड़े क्वालिफाइड नहीं थे उनका बड़ा सम्मान था और वहाँ से ये प्रेरणा मिली कि भाई ये सम्मानित काम जो है हमें आगे चल के करना है, तो वो प्रेरणादायक हुआ। MBBS के दौरान MBBS आपने सर कहाँ से की और उस दौरान आपको कोई क्या आपकी यादें, अगर आप उनको याद करके सोचते हैं तो वो कैसे यादें आपके साथ अभी भी हैं, सफर कर रही हैं? नहीं, हम GSDM मेडिकल कॉलेज कानपुर से MBBS किए हुए हैं और वहीं से PG भी ऑर्थोपेडिक में किए हुए हैं और बहुत अच्छी यादें हैं और बहुत मेहनत करना पड़ता था, बहुत वास्ट कोर्स होता था और हम लोगों के समय में तो डिसेक्शन हॉल होते थे, उसमें प्रचुर मात्रा में मुर्दे होते थे जिस पर हम लोग एक्चुअल काम करते थे। लेकिन आज के समय में किसी मेडिकल कॉलेज में एक मुर्दे हैं, कहीं वो भी नहीं है और सब लोग आर्टिफिशियली काम कर रहे हैं, तो ये चेंज आ गया है मेडिकल एजुकेशन में। तब एक तो था कि भाई आप एकदम एक्चुअल काम कर रहे हैं, आप जैसे सियाटिक नर्व देख रहे हैं तो आपको देखना था, अभी तो आपको कह दिया जाएगा ये सियाटिक नर्व है, आपको मानना है। सर जैसा कि अभी हम 2026 में चल रहे हैं और टेक्नोलॉजी इतनी आगे आ गई है कि अभी हम AI तक आकर पहुँचे हैं, जो कि अभी बहुत आगे जाएगी शायद, ऐसा हमको लगता है। तो हड्डी के क्षेत्र में या हड्डी रोगों को निदान के रूप में अभी क्या क्या नई टेक्नोलॉजी आ रही है जिसको आप देख पा रहे हैं आगे भविष्य में? देखिए, अभी हमारे मेडिकल कॉलेज के समय से अब में बहुत ज़्यादा अंतर हो गया है और प्रिंसिपल तो वही है कि आपको हड्डी को सीधा रखना है और जहाँ से हड्डी टूटी वहीं पकड़ाना है। ये लोगों में मिथ है कि डॉक्टर हड्डी जोड़ता है, जबकि हड्डी नेचुरली जुड़ती है, डॉक्टर उसको फिक्स करता है कि वो भाई उसमें जो मोबिलिटी नहीं होनी चाहिए, हड्डी को काफ़ी वो
जोड़ देता है। तो कुल मिला के ज़्यादातर हड्डी टूटने में इस तरह का जो ट्रीटमेंट है वो तो लग रहा है कि अभी 10-20 साल तक चलेगा। सर नेक इश्यूज में लाइक स्टिफनेस और ये डिजीनेस, ये क्या है? देखिए स्टिफनेस जो है अकड़पन को कहते हैं। जैसे बहुत लोगों की गर्दन इस तरह से नहीं घूमती, उस तरह से नहीं घूमती, आगे पीछे नहीं घूमती है, तो उसके लिए है कि वो जैसे स्पॉन्डिलोसिस होगा और बहुत दिनों तक मूवमेंट नहीं देंगे, कॉलर लगाएंगे तो स्टिफ हो जाएगा, मतलब वो अकड़नपन आ जाएगी। और डिजीनेस कहते हैं कि मतलब चक्कर आ जाने को। तो ये जब हड्डियाँ घिसती हैं तो उसमें चक्कर भी आता है, तो ये जो है चक्कर आने की बात को डिजीनेस कहते हैं। अंत में सर हम चाहेंगे कि युवाओं और बुजुर्गों को हड्डियों को मजबूत रखने के लिए कुछ जरूरी उपाय जो आप बताना चाहें, जो आप संदेश देना चाहेंगे। देखिए एक बहुत अच्छा प्रश्न है। पहली बात तो हर व्यक्ति को, चाहे वो युवा हो, बालक हो या वृद्ध हो, सबको अपना भोजन संतुलित रखना चाहिए। इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए कि जितना वो काम कर रहा है उतना ही। संतुलित भोजन क्या हो सकता है? आप देखिए हर आदमी के लिए अलग अलग है। जैसे एक आदमी जो बैठ के खा रहा है उसको अपना जीवन जीने के लिए, हार्ट को चलाने के लिए बहुत कम भोजन की ज़रूरत होती है, और उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की मात्रा एक रेशियो में होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि भाई कोई चीज़ बहुत ज़्यादा है तो कोई चीज़ बहुत कम है। ये नहीं कि आप पूरी खा ले रहे हैं तो आप फैट ज़्यादा खा रहे हैं, और या तो आप केवल चावल खा रहे हैं तो आप समझिए कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खा रहे हैं, या आप दाल ही पी जा रहे हैं तो आप प्रोटीन खा रहे हैं। तो हम चीज़ भाई वो भी लें और प्रोटीन भी लें और चर्बी भी थोड़ा बहुत लें, तेल भी लें।